Hello student, welcome to online science class of Vancouver International School. As you all know that in the last class I have shown the sum of the topic of this chapter through the medium of animated video. जैसा कि मैंने पिछली क्लास में एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से आपको इरिगेशन मेथड्स के बारे में बताया, जिसमें नेचुरल तरीके यानी ट्रेडिशनल तरीकों के बारे में बताया और उसके बाद मॉडर्न तरीकों के बारे में भी आई हैव डिस्कस्ड। मॉडर्न तरीकों में हमने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड्स बताए जिसमें सॉइल को आसानी से उसकी सिंचाई की जा सकती है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। To stay healthy and हेल्दी और फिट रहने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स लेनी पड़ती है एक बैलेंस मात्रा में, यानी कि ज़्यादा भी हमें नहीं खाना है और कम भी नहीं खाना है। एक बैलेंस डाइट चाहिए हमें। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा सेम वे प्लांट्स को भी हेल्दी डाइट्स यानी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो प्लांट ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से गेन करते हैं। अब हम इसमें आगे भी ये भी पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता क्यों होती है। एज यू ऑल नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यू कैन सी द लिस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स टू ग्रो प्रॉपरली। अच्छे से ग्रो करने के लिए प्लांट्स को यहाँ पर इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इसमें जो आपके लेफ्ट साइड में है, दीज आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो ज़्यादा मात्रा में जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, दीज आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आपका आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर। ऑन द राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो ये जो है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि कम मात्रा में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता प्लांट को होती है वो है आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। जैसा कि आप देख सकते हैं। नाउ all these plants get these nutrients from the soil। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में पहले से मौजूद होते हैं, जिनको प्लांट रूट के थ्रू लेते हैं। अब बात आती है, वेयर डज द सॉइल गेट्स न्यूट्रिएंट्स। सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? तो सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है सॉइल ऑर्गेनिजम्स की। एज यू नो दैट सॉइल ऑर्गेनिज्म जो है ये एनिमल और प्लांट वेस्ट, यानी कि एनिमल का जो कूड़ा कबाड़ा, एनिमल का जो कचरा होता है, एनिमल का जो सॉलिड वेस्ट होता है, टॉयलेट यूरिन्स वगैरह होती हैं, इन सबको एक कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। इन सबको ये सड़ा के डिकम्पोज करते हैं एंड इसको एक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस मैटर इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं। जब एक ही तरह की फसल हम खेतों में उगाते रहते हैं तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कुछ टाइप के न्यूट्रिएंट्स की कमी यहाँ पर हो जाती है। When same crops are repeatedly grown in a field, the nutrients get used up too rapidly। तो न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पर कमी हो जाती है। टू फुलफिल दैट डेफिशिएंसी, उस कमी को दूर करने के लिए आवश्यकता पड़ती है फर्टिलाइज़र यानी खाद की आवश्यकता पड़ती है। फर्टिलाइज़र इज ऑफ टू टाइप्स। खाद दो प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल फर्टिलाइजर्स यानी नेचुरल खाद, प्राकृतिक खाद, और एक होती है केमिकल यानी रासायनिक खाद।
इनका यूज़ किया जाता है ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डिस्कस अबाउट नेचुरल फर्टिलाइज़र। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक खाद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र दैट इज़ कंपोस्ट मैन्योर। कंपोस्ट खाद जो होती है वो एनिमल और प्लांट वेस्ट, यानी कि एनिमल का जो वेस्ट होता है और उसके बाद जो प्लांट वेस्ट प्लांट्स जो होते हैं उन सबको एक जगह डंप कर दिया जाता है। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट आर डंप्ड ऑन अ डिग, एक गड्ढे में उन्हें डंप किया जाता है। एंड वाटरिंग इज डन आफ्टर रेगुलर इंटरवल, और उसमें समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। आफ्टर सम टाइम इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होंगे वो इसको डिकम्पोज करके एक मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज कंपोस्ट मैन्योर। इस मैन्योर को बोला जाता है कंपोस्ट मैन्योर। एज यू ऑल नो दैट कंपोस्ट इज रिच इन फाइबर। कंपोस्ट में फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। एंड द वर्क ऑफ फाइबर, फाइबर का यहाँ पर काम क्या है? द वर्क ऑफ फाइबर इज टू इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। फाइबर का काम होता है मिट्टी के जो पानी को बनाए रखने की क्षमता को फाइबर बढ़ाने का काम करते हैं। कंपोस्ट मेक द सॉइल पोरस एंड वेल एरेटेड। कंपोस्ट जो है सॉइल को भुरभुरा यानी कि मुलायम बनाते हैं, जिससे आसानी से एयर एंड वाटर कैन ट्रैप इनसाइड इट। इसको मुलायम बनाते हैं जिससे पानी और हवा आसानी से जड़ों तक पहुंच पाए। नाउ द अनदर नेचुरल फर्टिलाइजर इज, अब जो दूसरा फर्टिलाइजर है दैट इज वर्मी कंपोस्ट, इन विच रेड वर्म, इसमें रेड वर्म का इस्तेमाल किया जाता है टू कन्वर्ट द एनिमल एंड प्लांट वेस्ट इनटू द मैन्योर। एंड द थर्ड नेचुरल फर्टिलाइजर इज क्रॉप रोटेशन, यानी कि हमें एक जैसी फसल ना उगा के हमें फसल को बार बार चेंज करना पड़ता है। एज यू कैन सी दैट वीट, राइस, ये सारे सीरियल क्रॉप्स हैं। सीरियल क्रॉप्स को जब हम उगा लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। वीट, राइस और जितनी भी सीरियल क्रॉप्स है, इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू द डिक्रीज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। इसके बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा की कमी हो जाती है। टू रिमूव दिस डेफिशिएंसी, इस कमी को दूर करने के लिए सीरियल क्रॉप्स के तुरंत बाद हम लोग लेग्यूमिनस क्रॉप यानी कि मटर और बीन्स की क्रॉप फसल हम लोग उगाते हैं। अगर हम इस तरह की फसल उगाएंगे तो लेग्यूमिनस क्रॉप यानी मटर और बीन्स की जो क्रॉप्स होती हैं, इनकी जो जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स विच कन्वर्ट, अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन एटमोसफियर इनटू द सॉल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड। ये जो है एटमोसफियर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, जो कि पानी में घुलकर आसानी से प्लांट्स के अदर पार्ट में पहुंच पाती है। इससे जो है जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सीरियल क्रॉप से, दिस कैन बी रिमूव बाय यूजिंग लेग्यूमिनस क्रॉप in the field. Next, so we can say that leguminous plants are natural fertilizers. Now, नेचुरल फर्टिलाइज़र यानी प्राकृतिक खाद के पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र यानी रासायनिक खाद के बारे में।
एज वी ऑल नो दैट नेचुरल फाइबर्स में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं. टू fulfill the deficiency of those nutrients, chemical fertilizer are used. इसके लिए इन कमी को दूर करने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र रासायनिक खाद का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है. इसमें आपके आते हैं खाद अलग अलग प्रकार की होती है. आपकी NPK होती है यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम. एक होता है यूरिया खाद होती है. Another is ammonium phosphate and नेक्स्ट वन इज पोटास. ये सारे जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इन सब में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है. बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन बी डेंजरस. फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है. बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, इसके जो ज़्यादा जब फर्टिलाइज़र यूज़ होता है इट रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को घटाने का काम ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र डिस्ट्रॉय फ्रेंडली सॉइल ऑर्गेनिज्म. ये जो मिट्टी के फ्रेंडली सॉइल ऑर्गेनिज्म यानी जो बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं, इनको मार देते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स किल फ्रेंडली सॉइल ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट एंड द अदर डिसएडवांटेज, और इसका जो दूसरा नुकसान है, फर्टिलाइजर जब ये बहकर रिवर्स लेक्स वगैरह में पहुंचता है इट पॉल्यूट्स द वाटर ऑफ दीज लेक्स एंड रिवर्स. जब ये पानी बहकर नहरों, नदियों, नालों में फर्टिलाइज़र युक्त जो गंदगी जब पहुंचती है इट पॉल्यूट द वाटर. ये पानी को भी नुकसानदायक बनाती है. एज यू कैन सी यहाँ पर. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट सम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल. तो हम जानते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स डिकम्पोज प्लांट यानी प्लांट को और एनिमल वेस्ट को सड़ाकर डिकम्पोज करके बनाए जाते हैं. ये जबकि केमिकल फर्टिलाइजर हैं ये फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं. ऑन द अदर हैंड इट इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी. नेचुरल फर्टिलाइजर जो हैं वो सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर का जब ज़्यादा यूज़ होता है तो इससे सॉइल की क्वालिटी में गिरावट आती है. इसके अलावा नेचुरल फर्टिलाइजर आर रिच इन फाइबर. नेचुरल फर्टिलाइजर में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है. फाइबर की मात्रा से हमने बताया, फाइबर की मात्रा जब बढ़ जाती है सॉइल में तो सॉइल की पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी बढ़ जाती है. बट इन केस ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र में फाइबर की मात्रा कम होती है जिससे मिट्टी की पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता घट जाती है. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब हम लोग इन द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक, अब हम ये समझ लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा. सो इन दिस टॉपिक टुडे वी स्टडीड अबाउट द कंपोस्ट. कंपोस्ट के बारे में हमने पढ़ा जिसमें डिकम्पोज्ड एनिमल और प्लांट वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था. यानी कि जानवर जब मर जाते हैं तो उनको सड़ा कर और उनको वेस्ट में कन्वर्ट करके कंपोस्ट खाद बनाई जाती है. इसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग में हमने पढ़ा. वर्मी कंपोस्टिंग में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वर्मी रेड वॉर्म्स का यूज़ करके खाद बनाई जाती है. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आपके बनते हैं फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स का यूज़ करके जो कि हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए. सो आई थिंक
You all have understood these topics clearly and there should not be any doubt remain in your mind. So, this way, thank you and have a nice day. Keep on studying and revise all this chapter carefully. Thank you.